साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेटेड किया जाता है। त्वरित करने से हमेशा की तरह तात्पर्य है आवेशित कण की गति या वेग में वृद्धि की जाती है। इस उपकरण को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। और वेग बढ़ाने का माने गति ऊर्जा बढ़ाने उद्देश्य है कि जो भी धनावेशित कण से हम त्वरित करते हैं उसकी ऊर्जा जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको हम किसी टारगेट के ऊपर, किसी लक्ष्य के ऊपर उसको हम बम्बार्ड कर सकते हैं, उसकी बौछार कर सकते हैं, जिससे हमको अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। यह हम इस साइक्लोट्रॉन को पढ़ना चाहेंगे। इसकी रचना बोर्ड पर प्रदर्शित करी है। इसमें सी लिखा है। सी ये एक निर्वातित प्रकोष्ठ है, ऐसा कोष्ठ है जिसमें निर्वात है, प्रारंभिक रूप से निर्वात है। इस प्रकोष्ठ में D1 D2 के नाम से दो इलेक्ट्रोड हैं। इनका आकार अंग्रेजी के डी लेटर की तरह, इसलिए इनको, इन इलेक्ट्रोड को हम डी के नाम से पुकारते हैं, डीज कहते हैं। एक को D1 लिखा है, एक को D2 से प्रदर्शित है। लेकिन एक बात और आप देख रहे हैं, इनकी जो व्यासाभिमुख जो इनके तल हैं ये दोनों समान कर देखिए। एक तल ये D1 का हो गया, D2 का तल, दोनों एक दूसरे के समांतर में है। और इन दोनों तलों के बीच में कुछ रिक्त स्थान भी, कुछ जगह भी है। और ये जो रिक्त स्थान है इसमें F या लिखा है फिलामेंट है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे अगले अपन चर्चा करेंगे। ये प्रकोष्ठ है तो निर्वातित, लेकिन इसमें हम जैसी आवश्यकता हो वैसे इसमें कम दाब पर कोई गैस भर लेते हैं। वो गैस हाइड्रोजन हो सकती है, वो गैस हीलियम हो सकती है, वो गैस ड्यूटेरियम भी हो सकती है। अभी क्यों कौन सी गैस लेंगे अभी हम बात करेंगे, इसकी अपन चर्चा करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड D1 D2 है इनको एक रेडियो आवृत्ति, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में दोलन से जोड़ देते हैं। रेडियो आवृत्ति दोलन से जोड़ देते हैं। इसकी आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज। ये जो रेडियो आवृत्ति दोलित है, इस दोलित की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज। मेगा माना 10⁻6 होता है, तो 10⁻6 तो मेगा का हुआ, और 10 ये रहा। ऐसे कुल मिला के 10�7 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। माने एक सेकंड में 10�7 बार ये धड़न इस प्रकार से होता रहता है। इतनी आवृत्ति है और ये 50 किलोवोल्ट का होता है। 50 किलोवोल्ट माने D1 D2 के बीच में जो वोल्टेज विभवांतर लगा है, प्रत्यावर्ती विभवांतर, वो 50 किलो वोल्ट का होता है। किलो माने 1000 होता है, तो 50 ये रहा और किलो माने 1000 वो हुआ, कुल 50,000 वोल्ट का हो जाता है विभवांतर। प्रत्यावर्ती विभवांतर होता है 50,000 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर। माने ये D1 D2 इलेक्ट्रोड है, ये ढन होते, जब एक धन है दूसरा ऋण है, फिर चक्र बदलता है तो दूसरा जो ऋण था धन हो जाता है। ये प्रत्यावर्ती का यही अर्थ है, प्रत्यावर्तन होता रहता है। मन के इनके ध्रुवता लगातार बदलती। कितनी बार बदलती? 10 मेगाहर्ट्ज, 10�7 एक सेकंड में 10�60 बार ये परिवर्तित होती है इनकी पोलैरिटी ध्रुवता। और देखना प्लीज, ये जो यहाँ पर परिधि दिख रही है अपन को D1 D2, ये जो परिधि दिख रही है इनकी इलेक्ट्रोडों की, इनकी परिधि के पास भी प्लेट लगी है। ये प्लेट विक्षेपक प्लेट कहलाती है।
और ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये ऋण 50 किलो वोल्ट पर होती है, -50 किलो वोल्ट पर ये प्लेटें होती हैं। ये दो प्लेटें यहाँ दिख रही हैं, मैंने नीचे लिखा है इनको विक्षेपक प्लेटों के नाम से पुकारते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर गैस की बात कर रहे थे कि जो प्रकोष्ठ निर्वातित थे सी प्रकोष्ठ, लेकिन इसमें कोई गैस है। अब मान लो हमको प्रोटॉन के लिए प्रयोग करना, इसमें धनावेशित कण ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर प्रोटॉन के लिए प्रयोग करना है तो हम हाइड्रोजन गैस भर लेंगे। कम दाब पर, ध्यान से, कम दाब पर हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है नाभिक में और बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के परमाणु को आयनित कर देगा, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहर उसको निकाल देगा। अब अगर फिलामेंट से प्राप्त इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बचेगा? अंदर प्रोटॉन बचेगा नाभिक में। इस प्रकार से प्रोटॉन हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको अल्फा कण लेना हो, अल्फा कणों की प्राप्ति करनी हो तो हीलियम गैस ले लेते। 2He4 होता है हीलियम का फॉर्मूला, उससे हमको अल्फा कण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ड्यूट्रॉन के लिए प्रयोग करना हो तो ड्यूटेरियम गैस ले लेते हैं, उससे हमको उसके आयनित करने से और हमको ड्यूट्रॉन प्राप्त हो जाते। आयनित कौन करता है? मैंने आपको बताया है, ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन इनको आयनित कर देंगे। इस प्रकार से हमको या तो प्रोटॉन की आवश्यकता तो प्रोटॉन मिल जाएंगे, अगर हमको अल्फा कण की जरूरत है अल्फा कण मिल जाएंगे, और यदि हमको ड्यूट्रॉन की आवश्यकता है तो ड्यूट्रॉन भी हमको मिल सकते हैं। तो जो हमको धन आवेशित कण लेना हो उसी के संगत गैस का इस प्रकोष्ठ में हम प्रयोग करते हैं, प्रकोष्ठ से हम प्रयोग करते हैं। ये हमने रचना की बात करी। हम थोड़ी कार्यविधि की चर्चा करते हैं। कार्यविधि कैसे ये उपकरण कार्य करता है, साइक्लोट्रॉन कैसे कार्य करता है। इसमें देख रहे हैं ये तो रचना के सामने है। एक बात और है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एन ध्रुव यहाँ रख दें, किसी शक्तिशाली विद्युत चुंबक का, शक्तिशाली चुंबक का एन ध्रुव यहाँ रख दिया और एस ध्रुव इसके पीछे रख दिया, बोर्ड के पीछे, तो चुंबकीय क्षेत्र लग जाएगा। चुंबकीय पर लिखा है चुंबक के एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर चलती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर कार्य करता है। यहां अगर एन ध्रुव रखा है और पीछे ठीक पीछे अगर एस ध्रुव रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से काम करेगा। यहाँ पर चित्र के अनुसार बोर्ड के तल के लंबवत बाहर से अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र काम करने लग जाएगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी लगा होता है जो यहाँ बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र फिर मैंने बताया है। चुंबक का जो है यहाँ रख देंगे, शक्तिशाली चुंबक, बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है, इसके ठीक पीछे रख देंगे इस प्रकार से, तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। दिशा किधर होगी? तो एन से एस की ओर, माने बोर्ड के तल के लंबवत बाहर से अंदर की ओर उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चलो ठीक है, अपन देख लेते। ये यहाँ फिलामेंट है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन ने गैस को आयनित कर दिया, उसे धनावेश हमको प्राप्त हुआ। अब धनावेश जैसे यहाँ प्राप्त होगा तो धनावेश गति करेगा। किधर गति करेगा? जो D1 या D2 में से जो धनात्मक है अभी जो इलेक्ट्रॉन उधर गति करेगा। मान लो D2 अभी जो है ऋणात्मक है, D1 धनात्मक है। ये धनावेशित कण है, यह प्राप्त होता है, किधर चलेगा? तो वो धन आवेशित कण ये जो है D1 अभी धनात्मक, D2 ऋणात्मक, तो ऋणात्मक की ओर चल देगा। धनावेशित कण आकर्षित होगा ना, D1 D2 से आकर्षित होगा धनात्मक कण,
फिर D2 को चलेगा। अब D2 को चलेगा कि विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया इसके ऊपर, धनावेश पर, ये ऋणावेशित प्लेट ने आकर्षण का बल लगाया, इसलिए धनावेशित कण इस प्रकार से चलेगा। अब यहां तक पहुंचा धनावेशित कण, और अब इसके बाद ये बाहर यहां पर आया प्लीज, ये D2 के देख लो आप, यहां पर जैसे इधर पहुंचता है इधर चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है। ध्यान देने वाली बात, चुंबकीय क्षेत्र D1 D2 के बीच में नहीं है, D1 D2 के बीच में केवल विद्युत क्षेत्र। जैसे ही D2 से बाहर इधर पहुंचता है, इधर जैसे ही पहुंचेगा D2 से बाहर, इसको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, यो चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचेगा, हमने पढ़ा लॉरेंज बल काम करेगा। लॉरेंज बल इस धनावेशित कण को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाएगा, इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग पर घुमा देगा। कैसे, कौन से नियम से? तो आपने बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ की हथेली के नियम से अब इसकी दिशा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चलो अपन विचार करें। मैंने तीर का निशान ऊपर लगाया है, तो जैसे D2 के अंदर ये पहुंचेगा तत्काल वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा। मैंने ऊपर को तीर का निशान लगाया। हम विचार करते हैं कि किधर जाएगा। ये उंगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी, और ये उंगली धनावेशित कण की दिशा प्रदर्शित करती है। अब अंगूठे की दिशा में बल लगता है आवेशित कण पर, माने अंगूठे की दिशा में गति करेगा कण, जिधर बल लगेगा उधर गति हो जाएगी उसकी। हम यहाँ विचार करते हैं कैसे चलेगा। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि N ध्रुव बाहर रखा है, S ध्रुव अंदर रखा है। N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब देखो विद्युत क्षेत्र, ये धन प्लेट से ऋण प्लेट को इधर विद्युत क्षेत्र देख लो। ये विद्युत क्षेत्र से मेरा मतलब इस दिशा में धनावेशित कण गति कर रहा है, तो धनावेशित कण इधर गति कर रहा है, बल इधर लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, इसलिए मैंने ऊपर की ओर तीर का चिन्ह लगा दिया है। अरे वृत्ताकार मार्ग पर चलकर, और यहाँ से जैसे ये D2 से बाहर निकलता है तत्काल क्या हो गई, धन वाली प्लेट ऋण हो जाती है, ऋण वाली प्लेट धन प्लेट बन जाएगी, ऋण प्लेट हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती विभवान कर रहे हैं, जिसका मान लगातार धन ऋण होता रहता। अब यहाँ से चल के जैसे इलेक्ट्रॉन ये जो धनावेशित ये जैसे D2 से बाहर निकलता है, यहां निकलेगा तो क्या होगा, अभी मैंने कहा, अगर D1 ऋणात्मक हो गई, D2 धनात्मक हो गई, D1 ऋणात्मक हो गई, तो धनावेशित कण को D1 आकर्षित करेगी, इसलिए यहाँ इसकी गति त्वरित हो जाएगी, तेज चाल से चले इसकी गति बढ़ जाएगी। बल लगेगा तो गति बढ़ेगी, त्वरित हो जाती, बल लगने से त्वरित होती गति। ये यहाँ पर इस प्रकार से चल के आएगा, और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा तो चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा तो फिर विद्युत क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर गति शुरू हो जाएगी। अब ये D1 से जैसे बाहर निकलेगा, ये रिक्त स्थान में, तो फिर से ये होगा, ये था ऋण वाला धन हो जाएगा और धन वाला ऋण हो जाएगा। अब फिर से ऋण बन चुका है, ये धन बन चुका है। अब क्या होगा, ये तो धनावेशित कण है, इसे धन इलेक्ट्रोड प्रतिकर्षित करेगा, ऋण इलेक्ट्रोड आकर्षित करेगा, फिर इसकी गति बढ़ जाएगी, फिर ये त्वरित हो जाएगा। इस प्रकार से बार बार यही क्रिया होती है। जैसे ये धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र से गुजरता है, इसका वेग बढ़ जाता है, इसकी गति त्वरित हो जाती है। वेग बढ़ेगा, गति त्वरित होगी, मन गति ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। अब देख लो, गति त्वरित होती, वेग बढ़ता है, जैसे जैसे वेग बढ़ता जाता है, इसकी मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है, मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। वेग बढ़ेगा तो मार्ग की त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन आवर्तकाल नहीं बदलेगा। ये 8 रथ चलने में जितना समय लगता है, ये भले ही त्रिज्या कम है, चाहे 11 त्रिज्या का है, उतना ही समय लगेगा।
पूरे एक परिक्रमा करने में भी आवत काल जितना उतना ही रहेगा, चाहे छोटा वृत्त है चाहे बड़ा वृत्त है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ गई तो वेग भी बढ़ा, इसलिए समय में परिवर्तन नहीं होता। इस बात को भी यहाँ और भी देख लेते हैं अपन। देख लो यहाँ पर ये रहा, ये आवेशित कण जो हमने दिया धनावेशित कण, माना कि इसका आवेश क्यों है और ये v वेग से कहीं पर गति करी इसने और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v है, तो लॉरेंट के नियम से जो बल काम करेगा हमने पढ़ा है, फिर से देख ले हम। वो बल होगा F बराबर Q इंटू V इंटू B, इतना बल होगा। क्यों मैंने कहा धनावेश का आवेश है, V इसका वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र की, ये चुंबकीय क्षेत्र इसकी तीव्रता है। लेकिन लॉरेंट बल क्या काम कर रहा है अपन देखें। ये तो वृत्ताकार मार्ग पर घुमाता है, वृत्ताकार मार्ग पे घुमाता मैंने लॉरेंट बल से अविकीर्ण बल प्राप्त होता है कि वृत्ताकार मार्ग पर जो बल कार्य करता है तो अविकीर्ण बल कहलाता है। इस बल से अविकीर्ण बल प्राप्त होता है। अविकीर्ण बल का समीकरण F बराबर mv²/r। m धनावेशित कण जिसका आवेश q है, इसका द्रव्यमान m है और r वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। किसी जिस वृत्त पर चल रहा है उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। चलो ये देखिए, तो हम बात कर रहे थे लॉरेंट बल से अविकीर्ण बल प्राप्त होता है। तुम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं कि एक ही बल है, दो प्रकार से व्यक्त करे हैं हमने, तो आ जाएगा mv²/r बराबर q इंटू v इंटू b आ जाएगा। चलो एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, हल करें हम, r ऊपर जाएगा q v नीचे लिखेंगे तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आ जाएगी r बराबर mv/q। अब कितनी क्लियर बात है कि जो r है v के समानुपाती है। भाई m तो द्रव्यमान है आवेशित कण के, ये तो बदलने वाला नहीं है, क्यों उसका आवेश वो भी नहीं बदलने वाला, और b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो भी नहीं बदलने वाली। बड़ी क्लियर बात है, ये त्रिज्या और वेग में समानुपात का संबंध है। तो जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती चलेगी। इसीलिए मैंने कहा है जैसे ही विद्युत क्षेत्र में आएगा वेग बढ़ जाएगा, उसका आकर्षण होगा, वेग बढ़ेगा तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बढ़ेगी। यही क्रम लगातार चलता रहता है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बढ़ती जाती है वेग बढ़ने के साथ साथ। जब वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या अधिकतम हो जाती है, अधिकतम कितनी, जब ये टी की परिधि के पास से गुजरता है, बस ये देखो ना, जब उसकी त्रिज्या लगभग डी की त्रिज्या के बराबर हो जाती है तो वेग अधिकतम हो जाता है इसका। इससे ज्यादा वेग हम इस उपकरण से यहाँ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब जो है वेग अधिकतम हो जाएगा तो आगे हमने यहाँ पर दो प्लेटें लगाई हुई जिन्हें विक्षेपक प्लेट के नाम से पुकारते हैं। ये जो विक्षेपक प्लेटें हैं ये -50 किलोवोल्ट, किलो माने 1000 होता है, तो 50,000 वोल्ट इतना ऋणात्मक विभव पर है ये विक्षेपक प्लेट है। ये धनावेशित कण यहाँ से इन प्लेटों द्वारा हम विक्षेपित करते हैं और जिस लक्ष्य के ऊपर इसको गिराना होता है उस लक्ष्य के ऊपर ये धनावेशित कण जाके टकरा जाता है। यह लक्ष्य को, टारगेट को हमने टी से प्रदर्शित करा। ये अपन ने इसकी कार्यविधि देख ली है। हम देखें, मैं कह रहा था अभी आपसे कि जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा था आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा। चाहे छोटी त्रिज्या का वृत्त हो चाहे बड़ी त्रिज्या का वृत्त हो, वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी लेकिन आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा। देखें अपन विचार करें इस बात के ऊपर, आवर्तकाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलो यहाँ देखें अपन, ये हमने आर का समीकरण निकाल दिया था mg/qv। अब वृत्ताकार मार्ग के लिए हम लिखें आवर्तकाल समय बराबर होता है दूरी बटे 4। यहाँ लिखेंगे आवर्तकाल बराबर परिधि बटे 4 लिखेंगे। परिधि ठीक है, 8 त्रिज्या का, इनमें से जो भी 8 त्रिज्या का वृत्त है तो उसकी परिधि 2πr हो जाएगी। और मान लो उस समय चाल हुई तो हुई लिख दिया पर
तो टी बराबर 2πr/v लिख दिया। यह चौथा समीकरण से मैंने व्यक्त करा है। अब क्या करें हम, तो समीकरण 4 में r का मान लिख देते हैं। कहाँ से लिखे, समीकरण 3 से हमने r का मान निकाल लिया। देखो ये v से भी काटा था, तिरछा गुणा करा था, r का मान निकल आया था। r का मान लिख देते यहाँ पर अपन समीकरण 4 में, तो आएगा देखो t को t लिखा, बराबर को बराबर लिखा, 2π/v को यहाँ लिख दिया है वैसा का वैसे, और r का मान देख के यहाँ से लिख दिया है, तो mv/qv आ जाएगा। v से v तो कट रहा है, शेष बचेगा आवर्तकाल, माने एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगा समय, आवर्तकाल बराबर 2πm/t। अब देखें, मैंने कहा चाल बढ़ेगी तो चर्चा बढ़ेगी, गणित भी यही बात कहता है। यहाँ समीकरण हमने देखा था r और v में समानुपात का चिन्ह है, संबंध है, माने v बढ़ेगा तो r तो बढ़ेगा। लेकिन t पर विचार करें, t बराबर 2πm/qv लिखा है। m तो धनावेश कण का द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो बदलना नहीं आवश्यक कण का, इसलिए m नियत है। उसका आवेश प्रोटॉन है तो उसका आवेश, यह अल्फा कण जो भी आवेश वो भी नहीं बदलेगा। वो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो अलग से स्थायी चुंबक है ना, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बदलना नहीं है। तो यहाँ पर लिखे 2πm/qv, इसमें कुछ भी नहीं बदला। अगर ये कोई भी पद नहीं बदला तो t माने आवर्तकाल का मान नहीं बदलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि r का मान बदलेगा, अगर v का मान बढ़ेगा तो r का मान बढ़ेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा। अब चलो ये आवर्तकाल की बात करिए, हम आवृत्ति निकालें। इस समय आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। आवृत्ति जिसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू बराबर 1/t लिखेंगे अपन। यहाँ देख लें, t का मान लिखा हुआ 2πm/qv, अगर t का मान यहाँ लिख देते हैं तो आएगा न्यू बराबर qv/2πm आ जाएगा। हमने अगर सारी राशियां ऐसा ही पद्धति में नापी है, मैंने q को कूलाम में नापा है, v को हमने न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर में नापा है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा है, तो इसका ये जो आवृत्ति, इसकी इकाई हर्ट्ज में आ जाएगी, हर्ट्ज में आवृत्ति आ जाएगी। फिर समय 2 सेकेंड होगा, आवृत्ति हर्ट्ज में आ जाएगी, तो इतने हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। इस आवृत्ति को हम साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के नाम से भी पुकारते। ये वाला साइक्लोट्रॉन जो हम उपयोग कर रहे हैं, इसकी आवृत्ति के लिए न्यू बराबर qv/2πm। तो ये जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति को हम साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के नाम से भी पुकारते हैं। ये साइक्लोट्रॉन की हमने आवृत्ति निकाल दी। अब ये जो t आवर्तकाल है, एक परिक्रमा का समय आधी परिक्रमा, अरे एक डी में चलेगा तो आधी परिक्रमा करेगा, आधी परिक्रमा करने का समय तो t का आधा करते हैं अपन, t/2। अगर t का मान 2πm/qv है तो t/2 का मान πm/qv आ जाएगा। ये जो है आधी परिक्रमा का समय हो जाएगा। ये हमने कार्यविधि की बात पढ़ ली। हमको अधिकतम गति ऊर्जा और हमको देखने उसके आधार पर कुछ प्रतिबंध हमको पता चलेंगे। अभी लग रहा r का मान बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। अभी लग रहा है उसको बड़ा बनाते जाओ, चाहे जितना बड़ा बना दो, ऊर्जा बढ़ाते चल जाएगी। नहीं ऐसा संभव, एक सीमा है, वो हमको पता चलेगी। यदि हम अधिकतम गति ऊर्जा पढ़ेंगे, हमको और बातें पता चलने लग जाएंगी। चलो यहाँ देखिए अपन, यही लॉरेंट बल का समीकरण है। इसमें हम अधिकतम वेग के लिए हम लिखे इस समीकरण को। अभी बात कर ली हम, जब वेग अधिकतम होगा तो मार्ग की त्रिज्या अधिकतम हो जाएगी। अधिकतम त्रिज्या कितनी हो सकती है? ज्यादा। ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, डी की जो परिधि दिख रही है आपको, अधिकतम त्रिज्या डी की परिधि के बराबर ही हो सकती है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। माना कि डी की जो त्रिज्या है ये कैपिटल आर है, और जब अधिकतम ये वेग हुआ है, मानो जब डी की परिधि से गुजरा है ये कण,
इस समय इसका वेग हम v मैक्स लिखेंगे। तो देखिए ये जो समीकरण है इसका हम इस्तेमाल करेंगे एम वी मैक्स स्क्वायर बटे कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों लिखा? कैपिटल आर माने इसकी ये अधिकतम त्रिज्या हो गई, माने डी की परिधि के केंद्र से लेकर डी की परिधि तक की दूरी हो गई। तो एम वी मैक्स स्क्वायर बटे आर बराबर क्या लिखेंगे? बराबर क्यू वी से क्यू वी मैक्स लिख दिया। वी मैक्स का मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देख कर बच्चों थोड़ा इसको हम हल करें, एक ये वी मैक्स से एक वी मैक्स कट जाएगा तो संबंध आएगा वी मैक्स, ये वी मैक्स बराबर आर का तिरछा गुणा कर देते हैं तो एम वी मैक्स बराबर आ जाएगा क्यू इंटू बी इंटू कैपिटल आर। ये संबंध याद है, लेकिन द्रव्यमान इंटू वेग ये तो संवेग होता है। इस प्रकार से अधिकतम संवेग हमने निकाल दिया। अधिकतम संवेग जब ये इसकी परिधि के बराबर जी की परिधि के बराबर त्रिज्या हो जाएगी, इस समय धनावेशित कण का संवेग अधिकतम संवेग हुआ और संवेग कितना होगा? तो एम वी मैक्स बराबर क्यू बी आर। ये हमने संवेग। हमको गति ऊर्जा देखी। चलो एक काम करें, इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। पहले वर्ग करेंगे तो एम स्क्वायर वी मैक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये संबंध आएगा एम स्क्वायर वी मैक्स स्क्वायर बराबर और क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब एक एम का भाग लगाते दोनों तरफ और एक बटे दो का गुणा भी करते। तो देख लो यहाँ पर 1/2 का गुणा कर दिया और m का भाग लगाया। m का भाग लगाएंगे, एक m कट के एक m बचेगा, एम वी मैक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर इधर भी 2 का भाग दिया, इधर भी 2 का भाग देंगे, इधर m का भाग दिया, इधर भी m का भाग देंगे। तो संबंध आएगा अधिकतम गति ऊर्जा 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2। ये अधिकतम गति ऊर्जा। अब ये जो समीकरण है ये हमको कुछ जानकारी देना। हम सोच सकते हैं अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी, तो मन कर रहा है इसमें कि अधिकतम गति ऊर्जा आर पर निर्भर करेगी और चुंबकीय क्षेत्र बी पर निर्भर करेगी। बी का मान बढ़ाते जाए, प्रबलता बढ़ाते चले जाए हम, तो जो है गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी और आर का मान बढ़ाए तो भी गति ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं कितना भी बढ़ा दें हम नहीं बढ़ा। विचार करें अपन इसके ऊपर, थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन कि अधिकतम कितना मान हम इसका बढ़ा सकते हैं। तो देख लो प्लीज, ये क्लियर है कि आर का मान बढ़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, माने वेग बढ़ेगा। लेकिन चार्ज इतना वेग हम नहीं बढ़ा सकते, चार्ज इतना वेग नहीं बढ़ सकता। तो ये जो कण है धनावेशित कण, जब तक इसका वेग अनापेक्षिकीय वेग है, माने प्रकाश की चाल से बहुत कम है, तब तक ये सब पालन कर रहा है। जैसे ये जो धनावेशित कण है इसकी चाल बढ़ते बढ़ते आपेक्षिकीय चाल होती है, प्रकाश की चाल से तुलनीय चाल हो जाती है। तो क्या होता है, तो धनावेशित कण जो है इस्तेमाल करके घूम रहा है, इसका द्रव्यमान बढ़ने लग जाता है। कैसे बढ़ने लग जाता है, तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर m बराबर m0 बटे रूट में और 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इस सूत्र का पालन होने लगता। कब होने लगता है, जब ये धनावेशित कण चल रहा है, इसकी चाल बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। अगर इसकी चाल आपेक्षिकीय चाल हो जाए, प्रकाश की चाल से तुलनीय चाल हो जाए, इतनी अधिक चाल हो जाए, तो क्या होता है, ये धनावेशित कण इसका द्रव्यमान बढ़, वी का मान बढ़ेगा जैसे वैसे वैसे धनावेशित कण का द्रव्यमान भी बढ़ता चला जाएगा और धनावेशित कण का द्रव्यमान बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे धनावेशित कण का द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा,
ये जो धनावशिष्ट कण है यहाँ पर नियत समय के बाद गुजरना चाहिए, जब इसमें धन से ऋण होता है, जब यहाँ पे प्रत्यावर्तन। लेकिन धनावशिष्ट कण का अगर द्रव्यमान बहुत बढ़ जाएगा तो ये जो यहाँ पर परिवर्तन हो धन से ऋण, ये परिवर्तन के पहले बाद में पहुंचने लग जाएगा। ऐसा होगा तो यहाँ पर ठीक समय पर नहीं गुजरेगा वो, और ठीक समय पर नहीं गुजरेगा तो गति इसकी त्वरित नहीं हो पाएगी, गति में त्वरित होना बंद हो जाएगा, मन उसकी चाल बढ़ने नहीं पाएगी। एक निश्चित सीमा तक मतलब चाल हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा कोई चाल नहीं। अब प्रश्न कितनी बढ़ा सकते हैं, मैंने कहा इसकी चाल कैसी बनी रहना चाहिए, प्रकाश चाल से पर्याप्त कम बनी रहना चाहिए। अगर आपेक्ष की गति प्रकाश की चाल से तुलनीय होती, द्रव्यमान बढ़ने लग जाता है आवेश धनावेश करता, और द्रव्यमान बढ़ने लग जाता है तो क्या होता है, ये धनावेश कण की चाल, इसके आवर्त काल, और यहाँ पर ये जो हमने प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया हुआ है, इनमें अनुनाद नहीं रहता। अनुनाद में ठीक समय पर जब यहाँ पर आए डी के बीच में, तभी जो है धन से ऋण होना चाहिए या ऋण से धन होना चाहिए, तो ये आकर्षित हो पाएगा। लेकिन उस समय पे नहीं आया, उसके बाद पहले आया तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये यहाँ पर चाल बढ़ने के लिए आवश्यक है। ये जो धनावेशित कण है इसकी गति आपेक्षिक गति ना होने पाए, ये हमने देख लिया कि यहाँ पर चाहे जितनी गति ऊर्जा इस उपकरण के द्वारा हम नहीं बढ़ा सकते।